आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परघाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लामा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 4 आत्मकथ्य यानी कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आत्मकथ्य कविता का जो सारांश था यानी कि उसकी जो उसका भावार्थ था वो मैंने आपको समझाया, उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको समझाए। तो आज हम बात करते हैं आत्मकथ्य में किस प्रकार परीक्षा में यानी कि आपके परीक्षा में पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं वो छांटने के लिए आते हैं, ये आप इस पर देखेंगे। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर छांटने के लिए आपको पद्यांश को पढ़कर यानी कि पद्यांश को समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके लिए आपको पद्यांश का भावार्थ आना बहुत जरूरी है। तो पहला पद्यांश यहाँ पर मैं आपको दूंगी और इसी पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आपके उसमें आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। प्रश्न आपको लिख कर दूंगी और आंसर आपको बोल्ड पे मैंने आपके लिए लिखूंगी। तो हम चलते हैं, पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे और सब बच्चों को इससे पहले वीडियो में मैंने इन पद्यांशों का भावार्थ भेजा है, आशा है आप लोगों ने देखा होगा। तो चलते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, यह गंभीर अनंत नीलिमा, यह गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यह आपका पद्यांश है और इस पद्यांश का जो भावार्थ है वो मैं पहले वीडियो में आपको भेज चुकी हूँ। तो पहला इसमें जो प्रश्न होगा जो आपका एग्जाम में या कहीं भी आपका अगर ये पद्यांश आ गया तो इसमें जो पहला प्रश्न हमारा बनता है वो होगा कि मधुप, मधुप एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, मधुप गुनगुना कर कह जाती कौन कहानी अपनी। तो मधुप शब्द, मधुप को किसका प्रतीक माना है, पहला प्रश्न है मधुप को किसका प्रतीक माना है। तो मधुप, मधुप को यहाँ पर मानव मन का प्रतीक माना है यानी कि मनुष्य का मन यहाँ पर मधुप, मधुप का यहाँ पर मन रूपी भौरा यानी कि भौरा जानते हैं जो फूलों में बैठते हैं भौरे, तो मन रूपी यानी कि यहाँ पर जो मधुप का जो आपको अर्थ दिया गया है, मधुप का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो मधुप को मानव मन का प्रतीक कहा है यानी कि मनुष्य के मन को इस कविता में कवि ने मधुप कहा है। मनुष्य का जो मन होता है, हमारा सब हर किसी व्यक्ति का अपना मन होता है, हमारे हृदय में जो बातें होती हैं, जो हमारे हृदय में जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के मन में अलग अलग बातें आती हैं। तो वही है कि मधुप को मानव मन का प्रतीक कहा गया है यानी कि मनुष्य के मन को यहाँ पर मधुप कहा गया है। वैसे मधुप का अर्थ है मन रूपी भौरा, मधुप का अर्थ क्या है, मन रूपी भौरा। अब अगला प्रश्न है हमारा इसमें, पत्तियों के मुरझाने से क्या तात्पर्य है। कवि यहाँ पर एक लाइन आपको दी है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, मुरझाकर गिर रही आज देखो पत्तियां कितनी घनी। तो यहाँ पर मुरझाई हुई पत्तियां, मैंने आपको कहा कि कवि के जीवन में जो कठिनाइयां आई उससे यहाँ पर मुरझाई हुई पत्तियों का अर्थ है कि मुरझाई हुई पत्तियां, मुरझाई हुई पत्तियां जीवन में आने वाली निराशा, कष्ट, दुख तथा जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो सुख और दुख दोनों से होकर गुजरता है। कभी हमारे जीवन में सुख का प्रवास होता है तो कभी हमारे जीवन में दुख का भी प्रवास होता है, यानी कि मनुष्य दो चीजों में अपना जीवन व्यक्त करता है, एक सुख
और दुख, और दोनों जीवन के बराबर के पहलू हैं। जहां हमें सुख मिलेगा वहां हमें दुख भी मिलेगा, और जहां हमें दुख मिलेगा वहां हमें सुख भी मिलेगा। तो इस तरह जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं, मुरझाई हुई पत्तियों का अर्थ जीवन में क्या है, जीवन में आने वाली मुरझाई हुई पत्तियां। आप जानते हैं अगर हम किसी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ दें, फूल या पत्तियों को तोड़ दें, तो वह एकदम से टूट के मुरझा जाती हैं, या हम उसको कोई पानी न दें, लंबे समय तक बारिश न हो, तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और मुरझाई हुई पत्तियां ऐसी लगती हैं जैसे बहुत सुस्त हो गई हों, मतलब टूटने वाली हो गई हों। इस तरह का आपको निराशा आती है उन पत्तियों को देखा। अगर कहीं पर वहीं पर अगर कोई कमल खिला हुआ हो, पत्तियां खिली हुई हो, कोई फूल खिला हुआ हो, तो मन में एक हर्ष का उल्लास होता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि मुरझाई हुई पत्तियां जीवन में आने वाली निराशा, कष्ट, दुख तथा जीवन की नश्वरता। नश्वरता मतलब जिस प्रकार एक फूल है, फूल आपके गमले में है और आप उसको पानी देते हैं, सींचते हैं और वो फूल खिला हुआ होता है। एक दिन ऐसा होता है जब वह फूल मुरझा जाता है और मुरझा कर नष्ट हो जाता है, सूख जाता है और सूख कर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी होता है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन भर संघर्ष करता है, सुख दुख के बीच अपने आप को वो ढालता रहता है, लेकिन अंत में उसका जो जीवन है वो नश्वर है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है, एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होनी है। तो जीवन को यहाँ पर नश्वर कहा गया है। नश्वर मतलब खत्म होने वाला है। तो इस तरह आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा कि मुरझाई हुई पत्तियां जीवन में आने वाली दुख, कष्ट तथा जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, कविता में मधुप किसे कहा गया है? कविता में मधुप किसे कहा गया है? अब आपको पता है कि कविता में मधुप कवि के अंतर मन को कहा गया है। मन को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मानव मन, हमारा जो अंतर मन है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे हृदय से आवाज आती है, यानी कि हम अपने मन की बातों को सुनते हैं। हर मनुष्य का अपना एक मन होता है और वह अलग बात करता है। तो हम हमेशा अपनी मन की, हमारा मन क्या डिसीजन किसी चीज के लिए लेता है वो सुनते हैं। तो यहाँ पर कविता में मधुप कवि के अंतर मन को कहा गया है, यानी कि मधुप का अर्थ कवि के मन से है, अंतर मन से, जो उसके अंदर का मन है उससे है। अगला प्रश्न है, गागर रीति से क्या तात्पर्य है? गागर रीति एक शब्द आपके उसमें आया है, यहाँ पर फिर से मैं एक बार पढ़ रही हूं, आप ध्यान से देखेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति, गागर रीति का अर्थ होता है, गागर रीति कवि के अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है। गागर रीति का अर्थ होता है खाली गगरी, यानी कि जिसमें कुछ भी ना हो। तो अभावग्रस्त जीवन, जो कवि ने अभाव में अपना जीवन व्यतीत किया है, उसी का अर्थ यहाँ पर गागर रीति से है। तो गागर रीति के अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक है। गागर रीति का कवि ने यहाँ पर अभावग्रस्त जीवन, जो उसके जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, बहुत सारे उसने संकटों में अपना जीवन व्यतीत किया है, उसका अर्थ है कि गागर रीति, यानी कि गगरी का खाली होना। तो इस तरह से इसमें आपको ये क्वेश्चन मैंने बताए। इसी में एक प्रश्न और है, अनंत नीलिमा से क्या अभिप्राय है? अनंत नीलिमा, तो अनंत नीलिमा का अर्थ होता है कि विस्तार, किसी चीज का जीवन के अनंत तक विस्तार होना। अनंत नीलिमा का क्या अर्थ है? जीवन के अनंत तक उसका विस्तार होना। तो अनंत नीलिमा का यही अभिप्राय है। इस तरह से अगला है, तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम सुनकर सुख पाओगे में निहित व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या व्यंग किया गया है? तुम सुनकर सुख पाओगे में क्या व्यंग किया है कवि ने? ये भी आपका एक क्वेश्चन है इसमें। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। तो तुम सुनकर सुख पाओगे एक कटु व्यंग है, एक कड़वा व्यंग है। इस व्यंग के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उसे आत्मकथा लिखने के लिए आग्रह करने वाले लोग उसके अभावग्रस्त निराशा से युक्त जीवन को, पीड़ा एवं व्यथा को सुनकर सुख प्राप्त करेंगे। यानी कि कवि कहना चाह रहा है, तुम सुनकर सुख पाओगे। कभी भी किसी के दुख, जब कभी भी किसी को दुख होता है तो अन्य व्यक्ति उसके दुख पर दुखी नहीं होता है, व्यक्ति उसके दुख पर और अधिक खुश होता है, उसकी मजाक बनाता है। तो कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है
कि मेरे अभावग्रस्त जीवन पर, मेरे दुख भरे जीवन के बातों को सुनकर तुम और अधिक क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दुखों को सुनकर सुख प्राप्त करोगे। आदमी दुखी नहीं होता किसी के दुख को सुनकर, वो और अधिक क्या होता है, उसमें और अधिक आनंद का अनुभव करता है। किसी की व्यथा को सुनकर सहृदय को दुख की अनुभूति होती है, लेकिन क्या उनको दुख होगा? वे मेरी पीड़ा को प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, यानी कि क्या वे लोग मेरे दुख को समझेंगे? जैसे मैं उस दुख से बीता हुआ गुजर रहा हूँ, क्या उस दुख को वो सहन कर समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे? तो यही इसका अर्थ है। तो इस तरह इस पद्यांश का अर्थ मैंने आपको समझाया। पद्यांश आपका है, मुदुप गुनगुना कर रह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो इस तरह से ये पद्यांश आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको मैंने इसमें जो भी प्रश्न हैं वो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इसका अर्थ आना बहुत जरूरी है। तो अब हम चलते हैं इसी पार्ट में दूसरा पद्यांश और उस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको कराऊंगी। तो अगला हमारा जो पद्यांश है उसको देखेंगे। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इस तरह से आप इस पद्यांश को देखेंगे। इस पद्यांश का भावार्थ इससे पहले वीडियो में मैंने आपको भेजा है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। जब आप भावार्थ को देखेंगे, उसको समझेंगे, तब आसानी से आप पद्यांश पर पूछे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं एक आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न होगा, जैसे मेरा रस ले लो अपनी भरने वाले, ऊपर आया है कि मेरा रस ले ले अपनी भरने वाले के माध्यम से कवि किस से रस लेने के लिए कह रहा है? किससे रस लेने के लिए कह रहा है? रस मतलब आनंद की अनुभूति, आनंद। तो मेरा रस ले ले, कवि उनसे रस लेने के लिए कह रहा है जो मित्र उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र हैं, जो उनसे स्वयं की आत्मकथा लिखने का बार बार आग्रह कर रहे हैं, उनसे रस लेने का आग्रह कर रहे हैं। यानी कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि अगर मेरी आत्मकथा मैं लिखता हूँ तो जो मुझसे स्वयं आत्मकथा लिखने का इतना आग्रह कर रहे हैं, वो स्वयं मेरे दुखों का, मेरे जीवन के अभावों से जो पीड़ा मुझे हुई है, उनमें रस का अनुभव करेंगे, यानी कि उनको आनंद का अनुभव होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कवि उनसे रस लेने के लिए कह रहा है जो मित्र उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। आत्मकथा मतलब स्वयं के बारे में लिखने के लिए कुछ मित्र उन्हें बार बार आग्रह कर रहे हैं। वो लिखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बार बार उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखिए। लेकिन कवि के जीवन में इतने अभाव हैं, इतने दुख हैं, इतनी दुर्बलताएं हैं कि उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनको बताऊंगा तो जो मुझसे लिखने के लिए मेरी आत्मकथा कह रहे हैं वही उसमें रस का अनुभव करेंगे। रस माना आनंद का अनुभव करेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर इस तरह आप लिखेंगे। अगला है एक प्रश्न, अगला है इसमें विडंबना आया है एक शब्द, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो यहाँ पर विडंबना का क्या अर्थ है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। विडंबना का अर्थ होता है बच्चों दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य यानी कि भाग्यहीन। जब हम कहते हैं ना हमारा भाग्य खराब है, हमारा दुर्भाग्य है, तो विडंबना, उसको हम विडंबना भी कह सकते हैं। विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य यानी कि भाग्यहीन। अब अगला प्रश्न इसमें हमारा बनता है, अगला है जीवन रूपी
गागर को खाली करने वाला कौन है? जीवन की जो गागरी है उसको खाली करने वाला कौन है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जो मित्र आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं कवि से, जो मित्र कह रहे हैं कि आप अपनी आत्मकथा को लिखिए, वही जीवन रूपी गागर को खाली कर रहे हैं, यानी कि वही उस जीवन रूपी गागर को खाली कर रहे हैं जो उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं। अब अगला प्रश्न इसमें आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि पद्यांश पर ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कवि कौन है, इस कविता का नाम क्या है। तो कविता का नाम और कवि भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कवि कौन है आपको पता है, सबसे पहले आपको इसकी कविता का नाम याद होना चाहिए। कविता आत्मकथ्य है और कवि आपके कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। तो इस तरह से इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। एक प्रश्न इसमें आपका और आ सकता है, उज्जवल गाथा, उज्जवल गाथा में निहित प्रतीकार्थ पर प्रकाश डालिए। उज्जवल गाथा एक शब्द इसमें आया है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में। तो ये भी आपका आ सकता है। उज्जवल गाथा शब्द प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक है। यह कवि के मधुर अंतरंग स्मृतियों का प्रतीक है। कवि के जो अंतर्मन की स्मृतियां हैं उसका प्रतीक कौन है? उज्जवल गाथा शब्द से इसको बताया गया है। तो इस प्रकार आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर इसमें हैं जो आप बना सकते हैं, और कई चीज़ें इसमें आपकी पूछी जा सकती हैं। जैसा औरों की प्रवंचना से कवि का क्या अर्थ है? तो औरों की प्रवंचना से कवि का अर्थ दूसरों लोगों द्वारा कवि के साथ छल कपट किया जा रहा है। प्रवंचना मतलब छल कपट करना, जो दूसरे लोग कवि के साथ छल कपट कर रहे हैं वो इसका अर्थ हो सकता है। तो इस तरह से इस पद्यांश को पढ़कर आपके बहुत सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताए, आप इसका अभ्यास करेंगे। इसके बाद एक जो आपका पद्यांश और है, इसमें मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो इस तरह से एक पद्यांश और आपका इसमें है। तो इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कवि कौन सा स्वप्न देखकर नींद से जाग गया था। पहला प्रश्न आपका ये बन सकता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कवि अपनी पत्नी, जो उनकी सहेसी थी, उनकी पत्नी थी, उसके साथ जो सुख के पल उन्होंने बिताए थे उसका स्वप्न देखकर कवि जाग गए। अगला है, कवि ने स्वयं को थका हुआ पथिक क्यों कहा है। स्वयं को उन्होंने बहुत थका हुआ माना है यहाँ पर, क्यों? तो जीवन में अनेक कष्टों को झेलते झेलते कवि क्या हो गया है? थक चुका है। इसलिए उसने जीवन में अनेक कष्टों को सहा है, इसलिए अब वह क्या हो गया है? स्वयं बहुत थक गया है। अगला क्वेश्चन इसमें है, कवि किसे आलिंगन में लेने के लिए आतुर हैं। तो कवि अपनी पत्नी यानी कि सुख, जिनके साथ उनको सुख की अनुभूति होती है, उनको अपने आलिंगन में लेने के लिए उत्सुक हैं। आगे है, किसकी स्मृतियां कवि का पाथेय बन गई हैं। तो कवि की पत्नी जो अब नहीं है, उनकी स्मृतियां, उनकी यादें क्या हैं? उनके जीवन का एक पाथेय बन चुकी है। तो इस तरह बच्चों एक क्वेश्चन इसमें और है, कवि के अनुसार भोर कैसी है। तो कवि के अनुसार भोर कैसी है? कवि के अनुसार भोर लालिमा से युक्त है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे और इसको समझेंगे। जो मैं आपको 3 पद्यांश इसमें पढ़ा दिए हैं उसको आप करेंगे, और प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न भी आपके बहुत सारे बन सकते हैं। जब तक आप इसका अर्थ नहीं समझेंगे तो आपको अभ्यास नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्रश्न के उत्तर अभ्यास जो भावार्थ है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तब आप प्रश्न उत्तर आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर छांटना सिखाया कि कैसे आप उन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने पाठ के। आपके पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर, यानी कि आपके पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको आप कैसे करेंगे ये मैं आपको
एक एक करके आपको प्रश्न को समझाऊंगी और उस प्रश्न के उत्तर को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या है और प्रश्न क्या पूछा गया है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न क्या पूछा गया है इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको उत्तर नहीं आएगा। तो सबसे पहला जो आत्मकथ्य में जो हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि जो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित पहला प्रश्न है, वो है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। पहला क्वेश्चन आपके बुक में है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसमें पहला प्रश्न है आपका कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बच रहा है। तो इसका उत्तर मैंने आपको जब अर्थ समझाया तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि कवि के पास आत्मकथा न लिखने के अनेक कारण हैं, इसलिए बचना चाहता है। वह जिनकी वजह से आत्मकथा नहीं लिखना चाहता है, कवि कहता है कि इस संसार में मुझसे भी अधिक योग्य व्यक्ति हैं। वो कह रहा है कि मेरी आत्मकथा से कुछ नहीं होगा, मुझसे भी अधिक योग्य हैं जिन्हें आत्मकथा लिखनी चाहिए। कवि अपने मन को एक जीवन खाली गागरी के समान समझ रहे हैं, उनके मन में कोई भाव भी नहीं है, फिर वह आत्मकथा किस प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो हमेशा एक संघर्षमय रहा और मेरे जीवन में ऐसा लिखने लायक कुछ भी नहीं है, वो एक खाली गागरी के समान है, तो वह उसको नहीं, वह इसलिए अपनी आत्मकथा लिखने से बार बार बचना चाहते हैं। अब इसी में आपका अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में कवि अभी समय भी नहीं, ऐसा कवि क्यों कहता है। यानी कि अभी समय भी नहीं, मैंने आपको जब ये कविता पढ़ाई तो उस टाइम इस पे एक शब्द आया अभी, एक वाक्य आया अभी समय भी नहीं, यानी कि अभी समय भी नहीं, इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि का कहना है कि मेरे मन का विचार अभी मौन है, मतलब अभी मैं अपने मन के विचारों को, अभी मैं शांत है, मैं अभी अपने मन के विचारों को प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूँ, और जीवन के सफर को पूरा करते करते मैं क्या हो गया हूँ, थक गया हूँ। यानी कि मेरा जो चुनौतीपूर्ण संघर्षमय जो जीवन रहा तो उसमें अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए अभी मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आत्मकथा कहने का समय अभी नहीं है। यानी कि मैं इतना थक चुका हूँ कि अब मेरे पास आत्मकथा लिखने का कोई भी समय नहीं है, या मैं उसको लिखना नहीं चाहता। तो आपका ये दूसरा प्रश्न है। उसके बाद है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो कवि जो है वो जीवन रूपी सफर में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है। कवि अपने जीवन में, पहले उसके साथ जो उसके साथियों ने, जिन्होंने भी छल कपट किया और जो भी संघर्ष उनके जीवन में रहा, जो धोखा उनको जीवन में हुआ, उससे जो जो संघर्ष उन्होंने झेले, उससे वह अत्यधिक थके हुए अनुभव करते हैं। यानी कि आज वह बहुत थक चुके हैं, इसलिए उनके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है जिसके माध्यम से वह जीवन का आगे का रास्ता तय करेगा। यानी कि केवल यादें ही मेरे जीवन में ऐसी हैं, बची हुई हैं, जिससे मैं अपने जीवन के आगे के रास्ते को तय कर सकता हूँ। स्मृति को पाथेय बनाने से आशय यहाँ सहारे से है। यानी कि सहारा मतलब स्मृति, यादें जो हैं वो कवि का सहारा है। स्मृति को पाथेय बनाने का जो मुख्य आशय यहाँ पर है वो है सहारा। यानी कि स्मृति का जो पाथेय है, स्मृति ही कवि को रास्ता दिखाने का काम कर रही है। यानी कि वही अब उनका सहारा है, केवल बीती हुई यादें ही उनका अब क्या है, जीने का सहारा है, और उसी सहारे से वो आगे का रास्ता तय करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको कविता के जो अर्थ बताए वही आपके उसमें आपकी परीक्षा में भाव स्पष्ट करने के लिए भी आ सकते हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मिला कहाँ जो वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यानी कि कवि, आपको मैंने इसका अर्थ बताया था कि कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो स्वप्न मैंने देखा था, जो सुंदर, जो अच्छा स्वप्न मैंने देखा था अपने जीवन के लिए, वह अचानक क्या हो गया है, टूट गया। और जैसे ही खुशियां, सुख मेरे से आलिंगन कर रहा था, यानी कि मेरे गले से जैसे ही सुख मिल रहा था, आलिंगन मतलब गले मिलना, गले सुख जैसे ही मेरे गले मिल रहा था तो वह गले मिलते ही मुझसे दूर हो गया। तो इस तरह आप इसका अर्थ लिखेंगे। अगला है,
उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ये मैंने आपको अर्थ में भी बताया है इससे पहले वीडियो में। चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में सुख के भी दिन आए थे, यानी कि एक समय ऐसा था जब कवि के जीवन में भी सुख आया था। और क्योंकि वे क्षण तो नितांत एकांकी होते हैं, यानी कि उन्हीं क्षणों के सहारे कवि अपने जीवन को जी रहा है जब उसके जीवन में एकांत के जो वो सुख के क्षण आए थे उनके माध्यम से वह जी रहा है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे है आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं, वो आप लिख सकते हैं, उसकी काव्यगत विशेषताएं जो भी हैं। तो इस तरह से बच्चों आपके पाठ्यक्रम के आधार पर आपके एनसीईआरटी बुक पे ये कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। आगे मैंने आपको पद्यांश के आधार पर भी कुछ प्रश्न उत्तर छांटने के लिए अभी आपको बताया था, यानी कि कुछ पद मैंने आपको पढ़ाए और उन पद पर क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हो सकते हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है या किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारे मैंने आपको पद्यांश के माध्यम से पढ़ाया। तो इस तरह आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक आप इसको देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो पूरा आपका प्रश्नोत्तरों का ही बना रखा है मैंने। तो आप लोग इसको पूरा देखेंगे और देखने के बाद मैं पीपीटी में केवल आपको प्रश्न दूंगी। उन प्रश्नों को आप उनके उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे और अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो को देखकर उससे सहायता ले सकते हैं। उससे सारे उत्तर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप इस तरह से अपना जो कार्य है इसको पूरा कर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर लेके प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।